साझा कर ले जो दर्द यहाँ, ऐसा है कोई हमदर्द कहाँ। बहते हुए आंसू और बहें, अब ऐसी तसल्ली रहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो। मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। इन अनमोल शब्दों को रुपहली पर्दे पर जिस महान कलाकार ने साकार किया, वो लोकप्रिय महानायक धर्मेंद्र, सर्वप्रिय, सबके दिलों पर राज करने वाले धर्मेंद्र, उनके साथ काम करने का मुझे बहुत ही कम उम्र में अवसर मिला। ये गुलामी के रिलीज के बाद की बात है। गुलामी फिल्म कामयाब हो गई और धर्मेंद्र जी की थर्ड इनिंग्स चालू हुई। उन्होंने बहुत सारी फिल्में साइन की, उनमें से मेरी भी फिल्म थी मेरा ईमान, जिसमें उनके साथ गोविंदा, मंदाकिनी, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी, ये सारे महान कलाकार भी थे और उनके साथ नायिका थी स्मिता पाटिल। इस फिल्म का बहुत धूमधाम से मुहूर्त हुआ। तो धर्मेंद्र जी के यहाँ उन दिनों बहुत सारे प्रोड्यूसर बैठे रहते थे और वो सबसे मिलते थे। तो वो मुझे उठा के कंधे पे हाथ रख के बाजू के कमरे में ले गए, जहाँ पर वो जो भी उनको गोपनीय या गुप्त, ज़्यादातर तो वो इंस्टॉलमेंट से संबंधित होता था। तो मैं तो निर्देशक था, तो मेरा तो कुछ से लेना देना था नहीं, लेकिन मुझे वो कंधे पे हाथ रख के ले गए बाजू के कमरे में और मुझे बोले कि आई एम कॉन्फिडेंट यू विल मेक अ ग्रेट फिल्म, एंड एज एन एक्टर आई एम सरेंडर टू यू। सेट के ऊपर आई विल नेवर आर्ग्यू विद यू, irrespective of you are so much younger than me and so much less experienced than me। ये शब्द उन्होंने नहीं कहे, ये इम्प्लाइड थे। तो उन्होंने कहा कि आई बीइंग द डायरेक्टर आई विल listen to you, I will never say or do anything which is contrary to that, but I want to share something secret with you। So I got very, मतलब मैं, what is it? तो उन्होंने कहा आई लाइक टू लुक टू द राइट ऑफ कैमरा। इस बात का ख्याल रख लेना, आई लाइक टू लुक टू द राइट ऑफ कैमरा। तो जब हम डीडब्ल्यू ग्रिफिथ की बातें कर रहे थे पिछले एपिसोड में, तो हमने एडिटिंग के प्रिंसिपल्स को समझते हुए इस बात पे बात की थी कि एक्टर की लुक राइट ऑफ कैमरा रहेगी या लेफ्ट ऑफ कैमरा रहेगी, इसके ऊपर डिपेंडेंट करेगा कि कट स्मूथ लगेगा कि जर्की लगेगा। तो वही की वही बात, एक इतने इतने एक्सपीरियंस्ड, एक इतने लोकप्रिय नायक ने मुझसे कही, तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जो बातें मैं कर रहा हूँ आप लोगों से इस कार्यक्रम के माध्यम से, वो फिल्म उद्योग की, फिल्म की सिंटेक्स की, फिल्म की ग्रामर की वो बुनियाद है। ये कोई ऐसा वैसा प्रोग्राम नहीं है एंटरटेनमेंट के लिए जिसमें लोगों की, स्टारों की प्राइवेट लाइफ उसमें जाके, या इस तरह की कि बॉलीवुड समाप्त होने वाला है, या जो भी नायक हैं उनकी जो भी उनकी वीकनेसेस हैं उनका मजाक उड़ा के उस तरीके के उनको नाम दिए जाएं। बहुत सारे लोग वो पॉपुलैरिटी के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये सब उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम सबको सिनेमा की बारीकियों की जानकारी हो। तो हम समझ चुके, डीडब्ल्यू ग्रिफिथ को समझते हुए, कि शॉट जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है और शॉट की तीन प्रॉपर्टीज हैं। वो तीन प्रॉपर्टीज हैं इमेज साइज, कैमरा एंगल एंड एक्सिस। अभी यहाँ पर फेड आउट करते हुए
इस चैप्टर को यहाँ पर समाप्त करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि सिनेमा एक टेम्पोरल आर्ट है। जो सिनेमा जो ऑडियंस एक्सपीरियंस कर रहा है वो उसके टाइम मैनेजमेंट को कर रहा है। अगर उसका टाइम बहुत आनंद पूर्वक मैनेज हो रहा है तो ऑडियंस को आनंद आता है पिक्चर देखने में। अगर उसका टाइम सही तरीके से मैनेज नहीं हो रहा तो वही ऑडियंस जो है वो फिल्म से बोर्ड हो जाता है। तो कहने का जो सार है वो ये है कि सिनेमा इज अ टेम्पोरल आर्ट। सिनेमा समय का नियोजन करने वाली कला है। इस प्रकार की अन्य कलाएं हैं नाट्य, गायन, संगीत, और अगर कवि सम्मेलन के हिसाब से देखा जाए तो कविता पाठ। कविता पाठ भी एक समय का संयोजन है। तो इस प्रकार से जो कलाएं समय को संयोजित करती हैं उनमें से सबसे प्रमुख कला के रूप में उभरा है सिनेमा। सिनेमा इज अ टेम्पोरल आर्ट और टाइम शुरू होता है 1 सेकंड से। फॉर ऑल प्रैक्टिस हमारी घड़ी के अंदर चाहे डिजिटल हो चाहे नॉन डिजिटल हो उसके अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट है टाइम की वो 1 सेकंड है। तो सिनेमा की शुरुआत उसके पहले सेकंड से होती है एज ए टेम्पोरल आर्ट। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा चमत्कार है। मैं इसको विरोधाभास भी नहीं कहूंगा, चमत्कार कहूंगा। एक बहुत बड़ा चमत्कार ये है कि 1 सेकंड के अंदर 24 फ्रेम है और ये फ्रेम जो है ये मूव नहीं कर रहे हैं, ये स्टैटिक फ्रेम्स हैं। दे आर लाइक फोटोग्राफ्स, सो वी विल कॉल देम अ फ्रेम। एक 2 घंटे की जो फिल्म है उसके अंदर 1,72,800 फ्रेम है। अगर 3 घंटे की फिल्म है तो उसके अंदर 2,59,200 फ्रेम है। तो जो फ्रेम्स की संख्या है किसी भी पिक्चर के अंदर वो इस तरीके से वो फ्रेम्स की संख्याओं से नापी जा सकती है। अगर एक 100 करोड़ की लागत से फिल्म बनी है तो हम नाप के कह सकते हैं कि इसके एक एक फ्रेम के ऊपर इतने लाख या इतने करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, बिकॉज द नंबर ऑफ द फ्रेम्स इज फाइनाइट। तो ये जो फ्रेम्स हैं, these frames determine the look of the film. What is the look of the film? आप मुगले आजम फिल्म का कोई भी फ्रेम निकाल लोगे कहीं से भी, कहीं से भी, किसी भी रील से, किसी भी सीन का, किसी भी गाने का, कुछ कहीं से भी आप एक फ्रेम निकाल लोगे तो आप उस फ्रेम को देख के कह सकते हो कि ये मुगले आजम का फ्रेम है। इसी प्रकार से आप शोले के फ्रेम को देख के कह सकते हो कि ये शोले का फ्रेम है। किसी भी महान फिल्म को, कागज के फूल को, उसके फ्रेम को देखकर, उसको के फ्रेम को देखकर पहचाना जा सकता है कि ये इस फिल्म का फ्रेम है। तो द लुक ऑफ द फ्रेम डिटरमिन्स द लुक ऑफ द फिल्म। तो एक एक फ्रेम का जो संयोजन है, जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्टर डीओपी के माध्यम से करता है और प्रोडक्शन डिजाइनर के माध्यम से करता है। तो व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्रेम? अगर हम सिनेमा को फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो वो स्ट्रक्चर जो है सिनेमा का, जो 2 घंटे की फिल्म का 1,72,800 फ्रेम्स के द्वारा बन रहा है, उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे द माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ द फिल्म। दैट इज द माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ द फिल्म। वो 1 सेकंड के भीतर है और वो स्टिल फ्रेम्स हैं। और ये जो कला है, ये जो कलाकारी है, ये स्पेस की कलाकारी है, ये मोर और लेस पेंटिंग वाली कलाकारी है, ये फोटोग्राफी वाली कलाकारी है, ये मूर्ति कला वाली कलाकारी है, ये स्थापत्य वाली आर्किटेक्चर वाली कलाकारी है। तो इस कलाकारी को जो फिल्म के अंदर है वी विल रेफर टू एज द इंफ्रा एज द माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ द फिल्म। और जो स्ट्रक्चर उसका पहले सेकंड से शुरू होएगा दैट वी विल रेफर टू एज द मैक्रो स्ट्रक्चर ऑफ द फिल्म।
मैक्रो स्ट्रक्चर के अंदर कैमरा मूवमेंट भी आएगा और कहानी का मूवमेंट भी आएगा। जितने भी मूवमेंट हैं फिल्म के वो उसके मैक्रो स्ट्रक्चर में, जो उसका टेम्पोरल स्ट्रक्चर है उसमें चालू होंगे। लेकिन उसकी जो भी लुक है फिल्म की, और जो फिल्म दर्शक के ऊपर उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो किस तरह प्रभावित कर रही है, वो फिल्म का माइक्रो स्ट्रक्चर वो डिटरमिन करेगा। तो माइक्रो स्ट्रक्चर की स्मॉलेस्ट यूनिट है फ्रेम। तो फ्रेम के अंदर जो तीन प्रॉपर्टीज हमने गिनी शॉट की, वो तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज फ्रेम के अंदर भी मौजूद हैं। यानी कि फ्रेम हैज गॉट एन इमेज साइज, फ्रेम हैज गॉट अ कैमरा एंगल एंड द फ्रेम हैज गॉट अ कैमरा एक्सिस। ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज एक फ्रेम के अंदर मौजूद हैं। लेकिन फ्रेम के अंदर इन प्रॉपर्टीज के अलावा चार प्रॉपर्टीज और हैं। आइए उन चार प्रॉपर्टीज पर भी हम ध्यान देते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन रियल लाइफ में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमारे पास में एक फ्रेम है, लाइक ए कैनवस, और कैनवस के अंदर जो पेंटर है वो अपनी पेंटिंग को कंपोज करता है। अब हम कॉम्पोजिशन को हार्ड एंड फास्ट रूल्स में ना डालते हुए सिर्फ ये समझ के चलें कि जैसे कोई भी एक सुंदर फूल होता है, सुंदर बच्चा होता है, या कुछ भी सुंदर चीज होती है, तो उसको देख के जो हमारा रिएक्शन होता है, वैसे ही एक अच्छी कॉम्पोजिशन को देख के हमारा रिएक्शन होता है। तो एक कॉम्पोजिशन वो डायरेक्टर की, डीओपी की इंट्यूशन पे भी डिपेंड करती है, और किस प्रकार का उनका विजुअल एक्सपोजर है उस पर भी डिपेंड करती है। तो पहली प्रॉपर्टी वो तीन प्रॉपर्टीज के अलावा है। ये चौथी प्रॉपर्टी है कॉम्पोजिशन। इसके अलावा है डेप्थ ऑफ फील्ड। ये जो इमेज है जो आप मुझे देख रहे हैं, ये टू डायमेंशनल इमेज है, लेकिन ये जो इमेज है वो एस्पायर कर रही है टू लुक लाइक, टू गिव अ रिलीफ ऑफ द थर्ड डायमेंशन। वो थर्ड डायमेंशन की रिलीफ कैसे दी जाती है? वो दी जाती है बाय गिविंग सेपरेशन बिटवीन द फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड एंड द बैकग्राउंड। यानी कि इस फ्रेम के अंदर भी बैकग्राउंड में दो पोर्ट्रेट्स हैं, मिड ग्राउंड में मैं हूं और फोरग्राउंड में ये दो फूल रखे हुए हैं। तो इस प्रकार से हम इस काम चलाओ फ्रेम के अंदर भी एक डेप्थ क्रिएट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप जब भव्य पैमाने पे करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं, बाय एम्फसाइजिंग foreground, mid-ground, background through lighting, through the movements of the crowd, by the movement of the dancers, and there we will see them later on. But अभी इतना ही समझ के चलते हैं कि पहली चीज है कॉम्पोजिशन, दूसरी है डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड रियल डेप्थ ऑफ फील्ड पे भी डिपेंड करेगी। यानी कि अगर हमारे पास में आउटडोर होएगा जहाँ पे हमारा हॉराइजन है इनफाइनाइट, तो वो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी, जैसे गब्बर सिंह के अड्डे में मिली। या फिर हम कोई बहुत बड़ा सेट लगाएंगे, उसके अंदर इतना बड़ा सेट होगा तो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी। तो द डेप्थ ऑफ फील्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग शॉर्ट, दैट विल आल्सो डिटरमिन। उसके अलावा द फोकल लेंथ विल डिटरमिन। जितनी ज्यादा, मतलब जितना वाइड लेंस होएगा, 18 mm का होएगा, 22 mm का होगा, उतनी ज्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड होएगी। 100 mm का होगा तो उतनी कम डेप्थ ऑफ फील्ड होएगी। तो लेंस की वेरिएशन, और दूसरा है अपर्चर। अपर्चर जितना ज्यादा कम खुला रहेगा, जितना ज्यादा क्लोज रहेगा, उतनी ज्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड होगी। तो ये सारे वेरिएबल्स हैं हमारे पास में डेप्थ ऑफ फील्ड को मैनेज करने के लिए, जो डायरेक्टर, डीओपी सब मिलके इस पे काम करते हैं और आपको वो रिलीफ प्रदान करते हैं फिल्म देखते हुए, जो आपको आनंद आ रहा है और उसके बारे में आप परिचित भी नहीं है। और तीसरी है इसके अंदर जो फ्रेम की क्वालिटी है, वो है लाइटिंग। लाइटिंग फ्रेम को डिटरमिन कर रही है। लाइटिंग एक उस तरह की हो सकती है, इविल लाइटिंग, वर्कर्स लीविंग अ फैक्ट्री, एवरीथिंग इज इविलली लिट, दूसरी हो सकती है हाई कंट्रास्ट, और जैसे जर्मन एक्सप्रेशनिस्टिक मूवमेंट जो हम अगले वीडियो में हम जाएंगे। तो हाई कंट्रास्ट, लो कंट्रास्ट, एब्सोल्युटली डिम लाइटिंग, एंड यू कैन हैव एब्सोल्युटली दिवाली टाइप ऑफ ब्राइट लाइटिंग। लेकिन लाइटिंग का ये है कि अगर सोर्स ऑफ लाइट
फ्रेम के अंदर होगा तो फ्रेम उतना ही भव्य दिखाई देगा। अगर चिराग जल रहे होंगे हजारों फ्रेम में तो वो फ्रेम को एक भव्यता प्रदान करेंगे। यानी कि 1000 चिरागों से जो लाइट उत्पन्न हो रही है वो लाइट आप फ्रेम में फेंकोगे तो उससे उतनी भव्यता उत्पन्न नहीं होगी जितनी भव्यता 1000 चिरागों के जलने से होगी। तो जो भी है, टेबल लैंप है या शैंडेलियर है, वट एवर प्रॉपर्टीज which are the source of light in the frame, if they are present in the frame, they give a very beautiful effect to the frame. चौथा है जो फ्रेम की प्रॉपर्टी है वो कलर, और अगर कलर नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट है, तो भी उसके अंदर वही की वही क्वालिटीज हैं। एक की टोन क्या है, कलर टोन क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट टोन क्या है। और टोन के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट में आप हैरान होंगे कि एब्सोल्यूट ब्लैक और एब्सोल्यूट व्हाइट के बीच में देयर आर 6 टोन्स, 6 टोन है। उनको उस टाइम के डीओपी मैनेज करते थे। आप जाके देखो, हर फिल्म को आप कह रहे हो कलराइज कर लो, यू आर मिसिंग ऑन दैट। गो एंड सी कागज के फूल, यू विल बी अमेज्ड कि यार इट विल टेक यू इनटू अ वर्ल्ड कलर फिल्म कैन नॉट टेक यू इनटू। सो कमिंग बैक टू दिस सब्जेक्ट, कलर, कलर की डेंसिटी होती है। कलर डेंसिटी का मतलब है कि अगर बरसात हुई है तो जो हरियाली है उसकी कलर डेंसिटी, और जब बरसात को बीत चुकी है, पतझड़ आने वाला है, वही का वही हरा कैसा मुरझाया हुआ हो जाएगा। तो ये इसकी वेरिएशन है। कलर फेडेड है तो उसकी कलर डेंसिटी कम है, कलर बिल्कुल अलाइव लग रहा है तो वो वो उसकी कलर डेंसिटी ज्यादा है। तो इस तरीके की ये प्रॉपर्टीज हैं। और दूसरा कलर कंट्रास्ट, बहुत सारे कलर्स हैं जो आपस में कंट्रास्ट हैं। तो जैसे कि हीरो और विलेन फ्रेम में एक साथ आ रहे हैं, तो अगर डायरेक्टर इस बात पे ध्यान लगाए कि दोनों के कॉस्ट्यूम के कलर ऐसे हो जो कंट्रास्टिंग हो, देर आर हारमोनियस कलर्स एंड देर आर colors that are inherently in conflict with each other। ये आप पेंटिंग की उस लेक्चर्स में जाके या uh, उसको सर्च करके यू कैन सर्च दिस, यू कैन कम टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये जो है, जो जो कलर हैं, और अगर हारमोनियस हैं, तो अगर दो लवर्स हैं तो दे शुड बी वेयरिंग हारमोनियस कलर्स। तो इस तरीके से ये हम माइक्रो स्ट्रक्चर को मैनेज कर सकते हैं। अभी तक जो हम एज्यूम करके चल रहे हैं, कैमरा स्टैटिक है, लेकिन जैसे क्योंकि कैमरा मूव करेगा या कोई भी मूवमेंट होएगा कैमरे में, तो दैट विल टेक प्लेस इन टाइम, so that will take place in macrostructure. So the chapter on microstructure of cinema closes here. Keep watching Cinemaya.